स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह और सीधे चलते दिल्ली, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लाइव क्या कुछ करे, चलिए आपको सुनाते हैं। तुष्टीकरण से मुक्ति। इस देश का लोकतंत्र कई सालों तक भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के नासूरों से ग्रसित रहा। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को एस्टैब्लिश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर्तव्य से, अपने कर्तृत्व से देश की पूरी जनता को एक सामूहिक हीन भावना थी, इस सामूहिक हीन भावना को, एक मास इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को समाप्त कर हम भी कर सकते हैं, हम ही करेंगे, एक गौरव के साथ दुनिया के सामने किया। नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार इस देश को गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाने का आह्वान किया। ये शुरुआत आजादी के दूसरे दिन होनी चाहिए थी, परंतु जब तक कांग्रेस रही, जब तक इंडिया अलायंस वाले रहे, इसकी कल्पना भी नहीं की। मोदी जी ने गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति के लिए 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से आह्वान किया और जनता ने पलक पावड़े बिछाकर इसका स्वागत किया और आज गुलामी के प्रतीकों से हम मुक्ति पा रहे हैं। उग्रवाद और आतंकवाद, नक्सलवाद इस देश को 4 दशक से परेशान करता था। मोदी जी के 14 से 24 के कार्यकाल में उग्रवाद और आतंकवाद और नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, मोदी 3 में ये देश पूर्णतया आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद से मुक्त होकर शांत और समृद्ध भारत बनने की दिशा में आगे बढ़े। भाई और बहनों, मोदी जी के शासन ने कई विरोधाभास खत्म कर दी। एक समग्रता से सोचने वाला नेतृत्व, एक नीति के आधार पर चलने वाला नेतृत्व, एक युग दृष्टा नेतृत्व किस तरह से काम करता है, इसकी मिसाल कायम की है। पूरे आजादी से कालखंड सरकारों की मीमांसा इसी तरह से होती है। ये सरकार किसानों की सरकार है या उद्योगपतियों की सरकार है? ये सरकार किसान कल्याण करेगी या इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी? मोदी जी ने बता दिया, किसान कल्याण भी हो सकता है और अर्थतंत्र भी पटरी पर आ सकता है। दोनों के बीच में कोई विरोधाभास नहीं। इस सालों तक बहस का बंटवारा रहा, ये सरकार गांवों की है या शहरों की? ये भी विरोधाभास रहा, या तो आप गांव का विकास कर सकते हो या शहर का कर सकते हो। मोदी जी ने ये भी सिद्ध कर दिया, गांव दुनिया में सबसे अच्छे गांव बन सकते हैं, गांव से कोई पलायन नहीं होगा, और शहर भी दुनिया में सबसे सुविधापूर्ण शहर बन सकते हैं, स्मार्ट सिटी बन सकते हैं। ये सिद्ध किया। गरीब कल्याण और अर्थतंत्र का विकास, दोनों के बीच में भी बहुत बहस चली। कई बार कई सरकार, कई अर्थशास्त्री, कई पंडित कहते रहे कि जो अर्थशास्त्र का मतलब अर्थतंत्र का विकास करना है तो गरीब कल्याण को छोड़ना पड़ेगा। मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूं, हर किसान को हर साल 6,000 रुपया देना, हर गरीब को सभी प्राथमिक सुविधाएं एक साथ दे देना और अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर ला देना, वो मोदी जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाई और बहनों, आज एक संदेश लेकर जाइए यहां से। 130 करोड़ की 140 करोड़ की जनता के बीच में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देश की जनता बनाए, हमारा अर्थतंत्र भी तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ये संदेश लेकर हमने जाना है। इसी तरह से एक द्वंद्व चालू रहा कि विदेश नीति, अगर दुनिया को मित्र बनाना है
तो देश की सुरक्षा में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये बहुत लंबा बहस का विषय आजादी के बाद तुरंत शुरू हुआ और सारे पंडित सुरक्षा नीति और विदेश नीति के बीच के द्वंद्व में फंसते रहे। मोदी जी ने तय कर लिया और कर दिखाया कि सरहद की सुरक्षा, देश की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। और आज ये करने के बाद, देश को सुरक्षित करने के बाद, मोदी जी ने भारत को विश्व मित्र के रूप में प्रस्तावित किया। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा सूत्र को उन्होंने नीचे लिखा। मित्रों, इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी इसकी देन थी कि इस देश के लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म कर दिया। देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। कभी भी स्वतंत्र रूप से जनमत उभर कर ना आए, इस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था करने में परिवारवादी पार्टियां लगी रही। मोदी जी ने 10 ही साल में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद को समाप्त कर विकास की राजनीति को मध्य बिंदु में लाया, जिसको देश की जनता ने स्वीकारा। मित्रों, मैं आज आप सबके माध्यम से करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया, अगला चुनाव 2 खेमे पड़े हुए महाभारत के युद्ध में जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले 2 खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। देश को ये दोनों में से एक को चुनना है। इंडी गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक, और भाजपा और एनडीए का गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। देश की जनता को तय करना है। ये परिवारवादी पार्टियां चाहिए, ये भ्रष्टाचार की पोषक पार्टियां चाहिए, तुष्टीकरण करने वाली पार्टियां चाहिए, और देश के लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार भारतीय जनता पार्टी चाहिए। मित्रों, ये जो अलायंस हुआ है, अलायंस ऐसे ही नहीं होता है। अलायंस जब सोच समान हो, विचार समान हो, सिद्धांत समान हो, तब होते। ये इंडी अलायंस जो बना है, ये पूरा का पूरा इंडी अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में। मैं आज आपको कह सकता हूं, इस देश में भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस पार्टी है, और इस देश में भ्रष्टाचार का पोषण भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। मित्रों, 10 साल यूपीए के ले लीजिए, कॉल ब्लॉक आवंटन, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला, 2G घोटाला, शारदा चिटफंड का घोटाला, हिमाचल में सेबों की बिक्री का घोटाला, INX मीडिया का घोटाला, एयरसेल मैक्सिस का घोटाला, अंतरिक्ष निवास का घोटाला, लैंड फॉर जॉब का घोटाला, पंचकुला और गुड़गांव में भूमि आवंटन का घोटाला, जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला, एम्ब्रियर डील, बेसिक ट्रेनर विमान में घोटाला, हॉक एयरक्राफ्ट खरीदी में घोटाला, सबमरीन का घोटाला, ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला, बोफोर्स का घोटाला, जीप घोटाला, मारुति घोटाला, और भोपाल गैस कांड से चंदा उगाने का घोटाला। ये कांग्रेस पार्टी, हमारे यहां ऐसा कहते थे कि किसी भी तत्व का व्याप आकाश, भूमि और पाताल तक होता है, मगर इन्होंने तो आकाश से भी आगे जाकर अंतरिक्ष में भी घोटाला किया, भूमि से आगे जाकर पाताल में खदानों का भी घोटाला किया,
और समंदर को भी नहीं छोड़ा, वहां सबमरीन का भी घोटाला कर दिया। जब नल थल अंतरिक्ष हर जगह एक कांग्रेस ने घोटाले किए और इंडी अलायंस का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, किस प्रकार की सरकार, एक और लाखों करोड़ के घपले घोटाले करने वाली कांग्रेस है। और दिल्ली से आप गृह मंत्री अमित शाह को लाइव सुन रहे थे और बात करेंगे खबरों की। खबर देहरादून से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। वहीं लोकसभा चुनाव में अपनी मजबूती बनाने के लिए बीजेपी की बैठकों का दौर भी जारी है। साथ ही बीजेपी अपने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी कि वह आम जनता के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करे। वहीं प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया लगातार जारी है। केंद्र सरकार का मानना है कि नए चेहरों को मौका देना चाहिए, जिससे राज्य का विकास और तेजी के साथ हो सके। साथ ही कहा कि प्रत्याशी चयन का अंतिम निर्णय केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड का होता है। भारतीय जनता पार्टी में टिकटों का निर्धारण, लोकसभा के प्रत्याशियों का निर्धारण केंद्रीय जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो निर्णय करता है और वो करेगा। लेकिन वो सभी पक्षों का विचार करके जनता के हित में क्या है और जनता की सेवा ज्यादा से ज्यादा कैसे की जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी के नीति और रीति को किस तरह से हम जन जन तक पहुंचा सकते हैं, इस लक्ष्य को, इस उद्देश्य को जो पूर्ति करने में सहायक होगा उसी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जाएगा, वो जीत के। तो कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जनता के बीच जाए और चुनावी प्रचार प्रसार जो सरकार के काम है उनको बताए। तो ये बीजेपी जो है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर काफी मुस्तैद नजर आ रही है और इसको लेकर हर तरह से जो है कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए जा रहे हैं पार्टी की ओर से कि तमाम जगह पर जाकर लोगों से बातचीत करें, उनके बीच सरकार के कामों को बताया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, लोकसभा चुनाव है और बीजेपी भी लगातार मुस्तैद नजर आ रही है। देखिए, अगर चुनाव से पहले की बात करूं तो पहले से ही जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार केंद्र और जो राज्य की योजना है उन्हें जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए 2 दिवसीय जो 17 और 18 फरवरी को जो राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी का जो सम्मेलन है वो भी दिल्ली में चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह, तो तमाम बड़े लीडर्स वहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी वहाँ पर गए हैं। तो तमाम जो नेता हैं, साथ साथ जो संसद है या फिर कहा जा सकता है जो विधायक है, भाजपा के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, उन्हें अब दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो जो केंद्र के जितने भी मुद्दे हैं या फिर जितनी भी योजनाएं हैं उन्हें पहुँचाया जाए जन जन तक। और उसी के तहत जो प्रदेश के जितने भी भाजपा के पदाधिकारी हैं वो पहुँचाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से लोगों की भावनाओं को भाजपा से जोड़ा जा सके सीधा। और मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल जिस तरह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है, उसमें साफ तौर से कहा है कि गरीब, युवा, महिला और किसान, इन चारों को जोड़कर हम जो 340 सीटों का जो लक्ष्य है वो पार कर सकते हैं। और इसी के तहत जो पूरी सरकार भाजपा पार्टी है वो कार्य करे। 370 जिस तरह से हमने हटाया है, राम मंदिर के जो मुद्दे हैं, 3 तलाक को लेकर, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं राजनीतिक, या साथ साथ अगर बात की जाए जो योजनाएं जो केंद्र की तरह जो चलाई जा रही है, जो राज्य भी चला रहा है, तो उसे लोगों तक पहुंचाया जाए, गरीब तबके तक पहुंचाया जाएगा ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सीधा विकास कार्य अपने बता रही है लोगों को जन जन पे जाकर किस तरह से जो 10 सालों में काम हुए हैं विकास कार्यों के, तो उसी के तहत जो पार्टी है पूरी तरह से रणनीति बना रही है और रणनीति के तहत ही कार्य कर रही है। लगातार जो केंद्र के दौरे हैं वो भी राज्यों में देखने को मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो पार्टी है प्रदेश स्तर पर 5 लोकसभा सीटों के लिए वो करती हुई नजर आ रही है। जन जन तक की जो भावना है उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और बूथ स्तर को कार्यकर्ता जोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो 75% से अधिक वोट पाने की जो लक्ष्य रखा है भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में, वो पूरा किया जा सके। जी तुषार, अगर हम बात करें तो पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रही है, लेकिन चुनाव के लिहाज से वो कौन से अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर जो है फोकस सरकार इस तरफ ज्यादा ध्यान रखेगी?
देखिए, अगर मैं केंद्र के मुद्दों की बात करूँ तो 370 जिस तरह से हटाया गया, सीएए जो मुद्दा रहा है, और साथ-साथ राम मंदिर को लेकर जिस तरह से भाजपा का हमेशा से स्टैंड रहा है, 3 तलाक को लेकर, और जिस तरह से जो केंद्र की जो योजनाएँ हैं, जो लाभकारी योजनाएँ बन रही हैं, जिस तरह से सड़कों का निर्माण हो रहा है, शिक्षा की लगातार विकास कार्य देखने को मिल रहे हैं, हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो केंद्र की जो योजनाएँ हैं, जो मुद्दे हैं, उन्हें जन-जन तक पहुँचाएगा। वहीं अगर मैं उत्तराखंड के मुद्दों की बात करूँ तो यूसीसी एक अहम मुद्दा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है, वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहे हैं। तो तमाम मुद्दों को लेकर अब जो राज्य सरकार है, वो भी जन-जन तक पहुँचेगी कि यूसीसी में किस तरह से महिलाओं को समान अधिकार दिया जा रहा है। साथ-साथ सरकार किस तरह से लगातार जो प्रदेश की जनता है, उसके लिए कार्य कर रही है, चाहे युवाओं के लिए हो। युवाओं के लिए जिस तरह से नकल विरोधी कानून आया है, जिसमें पहले धांधली देखी जाती थी परीक्षाओं में, अब वो धांधली देखने को नहीं मिल रही है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया इस बार, तो जिस तरह से जो इन्वेस्टमेंट है वो उत्तराखंड में बढ़ाई जा सके, तो तमाम मुद्दे हैं, तमाम सरकार ने कार्य किए हैं, तो वो कार्य को लेकर ही अब राज्य सरकार लोगों तक पहुंचेगी, और जो योजनाएं हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो लोग हैं जो इससे प्रभावित होते हैं योजनाओं से, उन्हें इसका सीधा लाभ मिल सके। और इसी के तहत जो विकास कार्य भाजपा सरकार ने इन 10 सालों में किए हैं, उन्हें ही जन-जन तक पहुंचाया जाएगा, ताकि जो विश्वास है वो लोगों का जीत सके भाजपा। जी तुषार, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। प्रदेश में आज हो बारिश बर्फबारी के आसार, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 4 दिनों तक बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। सोमवार और मंगलवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की ओर से। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, और पिथौरागढ़ में भी बर्फबारी का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। तो प्रदेश में आज से बारिश और बर्फबारी के आसार है, और ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई गई है, और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो ऐसा मौसम विभाग की ओर से कहा गया है, और पिथौरागढ़ में भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और तुषार लगातार हमारे साथ बने हुए। तुषार, मौसम में एक बार फिर से बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई, क्या जानकारी है? देखिए, मौसम ने एक बार फिर करवट ली है उत्तराखंड में, और आज से मैं बात करूं कि बीते दिनों जो मौसम गर्म दिन में देखने को मिलता था, लेकिन आज तापमान में गिरावट है देहरादून में, और काले बादल जो है देहरादून में अभी भी छाए हुए हैं। माना जा रहा है, संभावना ये है कि दिन के बाद जो हल्की बरसात है वो देहरादून और 2800 फीट से अधिक जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर देखने को मिल सकती है, और हल्की बर्फबारी भी आज देखने को मिल सकती है। वहीं अगर सोमवार और मंगलवार की मैं बात करूँ तो सोमवार और मंगलवार का जो दिन है वो थोड़ा हेक्टिक रहने वाला है। उत्तराखंड के लिए ऑरेंज अलर्ट प्रदेश भर में जारी किया गया है। 2500 फीट से अधिक जितना भी कहा जा रहा है कि जितनी भी ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं जो 4 दिनों के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है वो कहीं ना कहीं लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है। मैं 21 फरवरी की मैं आपको बात करूँ तो मैदानी क्षेत्रों में जो आखिरी दिन रहेगा ये चारों का, तो जो मैदानी क्षेत्र है हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, पौड़ी, इन क्षेत्रों में जो बरसात है और साथ साथ जो ओलावृष्टि है वो देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं 4 दिन जो लिहाजे से मौसम विभाग के वो तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ साथ जो उछले इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है, और इसी के तहत मौसम विभाग ने थोड़ा सतर्क रहने के लिए भी लोगों को कहा है, क्योंकि जिस तरह से पर्वतीय क्षेत्र में अगर बर्फबारी होती है तो हिमस्खलन की जो एवलेंच की जो दिक्कतें हैं वहाँ पर आती है, और ये खतरा काफ़ी खतरनाक होता है। तो ऐसे में जहाँ पर एवलेंच आते हैं वहाँ पर प्रभावित क्षेत्रों में सतर्क रहने के लिए लोगों को हिदायत दी गई है, क्योंकि अगर आज बर्फबारी होती है या फिर कल बर्फबारी होती है तो ताज़ी बर्फ़ में ये देखा गया है कि जो एवलेंच है वो अत्यधिक होते हैं। और उत्तराखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर एवलेंच के प्रभावित क्षेत्र हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को जो वहाँ के आसपास लोग रहते हैं और साथ साथ ट्रैवल करते हैं उनके लिए खतरनाक होता है। तो ऐसे में मौसम विभाग ने एवलेंच के लिए भी आज सतर्कता रखने के लिए साफ तौर पर हिदायत दी है। साथ साथ अगर जब पहाड़ों में पाला पड़ता है सुबह के वक्त, तो ऐसे में जो जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
और बढ़ते आगे, हर साल उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह रहता है। बीते वर्ष चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 50 लाख के पार जा पहुंचा और इस बार भी श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसको लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि बद्रीनाथ के खुलने की तारीख 12 मई तय हो चुकी है। साथ ही परंपरा के मुताबिक केदारनाथ के कपाट भी अक्षय तृतीया को खोल दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बीते वर्ष चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या ने नए कीर्तिमान दर्ज हुए थे और इस वर्ष भी हमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं की संख्या देखने को मिल सकती है। 12 मई को भगवान बद्री विशाल जी के कपाट खोल दिए जाएंगे। इसी प्रकार से अक्षय तृतीया को परंपरा अनुसार भगवान केदारनाथ जी के कपाट भी खुल जाएंगे। तो एक तरीके से चार धाम यात्रा इस वर्ष प्रारंभ हो जाएगी मई माह में। इसको लेकर आप जानते हैं कि विगत 2 वर्षों में जो चार धाम यात्रा थी उसने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुँचे हैं और लगातार नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। इस वर्ष भी जैसे हमको सूचना मिल रही है और जो हमारा अनुमान है कि इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आएंगे, तो उस और एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। तो उस परिस्थिति में जब हमारे सामने बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु रहेंगे तो उस समय हमारे समक्ष क्या चुनौतियां होंगी, क्या परिस्थितियां होंगी, उनका भी हम आकलन कर रहे हैं। और बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में सीएम धामी इन दिनों काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि महिला वोट बैंक साधने के लिए खास प्लान के तहत इन दिनों काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर सीएम धामी का कहना है कि मातृशक्ति का उत्थान बेहद जरूरी है। इसलिए प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किए हैं। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि महिलाओं को पीएम मोदी और सीएम धामी आगे बढ़कर महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं। और महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या का भी कहना है कि महिलाओं के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिससे महिलाएं सीधे लाभ उठा रही है। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। उत्तराखंड उन अग्रणी राज्यों में से एक है जहां पर महिला अपराध बढ़ रहे हैं। राज्य को बनाने में हो या राज्य की जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उसको बचाने में हो या यहाँ के जनजीवन को आगे बढ़ाने में, मातृशक्ति का हमेशा से बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मातृशक्ति का उत्थान हो, वो स्वरोजगार की ओर बढ़ें, रोजगार की ओर बढ़ें, स्वावलंबन की ओर बढ़ें, आत्मनिर्भर बने, हर क्षेत्र में आगे आएँ। इसके लिए हमने मातृशक्ति, नारी शक्ति महोत्सव पूरे राज्य के अंदर किए हैं, जिसमें लाखों की संख्या में मातृशक्ति ने आकर जहां स्वयं को आगे बढ़ाने की जो तस्वीर है वो पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने, प्रदेश के सामने प्रस्तुत की है। वहीं हम सब का भी प्रोत्साहन किया है कि हम लोग मातृशक्ति के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं और संकल्प। 22 में 872 बेटियों के साथ उत्तराखंड में रेप होता है। 22-23 में जो है 907 बेटियों के साथ उत्तराखंड में रेप होता है। ये किसी की बेटियां नहीं है, ये मातृशक्ति में नहीं गिनते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। और रुद्रप्रयाग में अगस्त मुनि का वीडियो आपने देखा होगा कि बहनों को वहां पर आप झांसा देकर के लाए और उनको जो है आपने खाने की व्यवस्था नहीं की, पानी पीने की व्यवस्था नहीं की और जो है गेट पर जो है कुंडा लगा करके वहां रोकने का प्रयास किया। और सरकारी विभागों को सीधे सीधे फरमान किए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को जो है मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में भीड़ जुटाने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किस तरीके की भीड़ मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में जुट रही है, ये उत्तराखंड के कर्मचारी भी भली भांति समझ रहे हैं और जनता भी भली भांति समझ रही है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।